अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स और अजीज तिबा कराम। आज हम बात करेंगे गिलड़, यानी यहाँ पे जो गले में गिलड़ बन जाता है, आपने अक्सर ऐसे मरीज देखे होंगे। इसको थायराइड ग्लैंड भी कहते हैं। तो गर्दन की अगली तरफ सांस की नाली जो है वो पीछे होती है, उसके आगे फ्रंट में ना ये गिलड़ थायराइड ग्लैंड होता है। ये अमूमन तो एक गिल्टी की तरह होता है जिसके दो लोथड़े होते हैं और उसकी शक्ल तितली की तरह होती है। इसका वजन तकरीबन 50 ग्राम के लगभग होता है। इसका नाम थायराइड ग्लैंड है। उर्दू में इसे गुद्दाए दरकिया कहते हैं, गुद्दाए दरकिया कहते हैं। ये एंडोक्राइन सिस्टम यानी बगैर नाली के गदूद वाले ख़ानदान में से इसका तल्लक है। और आसान तरीन तशरीह इसकी मतलब ये है कि इसे आप गुदद जाज़बा के अफ़आल वाले गदूद में शुमार करेंगे। थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन तैयार करता है जिसे थायरॉक्सिन कहते हैं। थायरॉक्सिन की तैयारी के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है और थायरॉक्सिन जिस्म के खलियात में मेटाबॉलिज्म यानी इस्तेहाला के लिए, निज़ाम हज़म के लिए एक अहम तरीन किरदार अदा करता है और ऑक्सीजन की कैफियत की शरह को खुलवी तनफ़ुस के दौरान हरारत की पैदावार पर असरअंदाज होता है। यानी बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, इंसान के जिस्म में खून के अंदर जो ऑक्सीजन की मिकदार है उसको भी कंट्रोल करता है और निज़ाम हज़म को भी कंट्रोल करता है। यहाँ एक थोड़ी सी और भी मुख्तसर तशरीह कर दी जाए कि थायराइड ग्लैंड का एक और भी हिस्सा है जिसे पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। ये यानी इसे कहते हैं, ये गुदा दरकिया यानी थायराइड ग्लैंड के अंदर पैराथायराइड ग्लैंड होता है। पैराथायराइड गुदद खून में और हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस की सतह को बरकरार रखता है। तो खैर, हमारी आज की जो गुफ्तगू है सिर्फ थायराइड ग्लैंड पर है, जबकि ग्लैंड तो बहुत से हैं और ख़ासकर बेनाली ग्लैंड यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का सिस्टम काफ़ी वसी है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, लबलबा भी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरीज यानी औरत की बैसादानियाँ, मर्द के टेस्टिस और थाइमस ग्लैंड वगैरह शामिल हैं। और गुद्दा अल जनीन ये भी थाइमस ग्लैंड होता है। बस आज सिर्फ हम थायराइड पे बात करते हैं। इस ग्लैंड की आसान तरीन इसकी वजाहत की जाती है कि गुदा दरकिया से ख़ास किस्म का मवाद खारिज होता है जो खून की तबई तरकीब के क़याम में मददगार होता है। ये होम्योस्टेसिस में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। तो अगर इसमें जिस्मी तौर पर या फ़ेली तौर पर गैर तबई नुक्स वाक़या हो जाए तो जिस्म के तमाम कवा मुतासर होते हैं, क़ुव्वत नमू कम हो जाती है, क़ुव्वत गाज़िया मुतग़य्यरा मुतासर होती है। बदन में दीगर रतूबात के साथ मिलकर जो मौजू क़वाम बदन में बनता है वो नहीं बन पाता। जब इस गुद्दे का फ़ेल ख़राब हो जाए तो ये बढ़ जाता है, यानी इसका साइज़ जो है वो इनलार्ज हो जाता है। इसके अंदर पहले तो वरम पैदा होता है, वरम के बाद इसके अंदर तस्कीन पैदा होती है। ये वरम और तस्कीन के जो दो दर्जे हैं, पहला तो दर्जा सोजिश का है, दूसरा दर्जा वरम का है, तीसरा तस्कीन का है। तो ये जो वरम और तस्कीन के दर्जे हैं इनमें ये फैला हुआ होता है। इसके बाद चौथा दर्जा जो है वो तकदीर का है। अगर वो डायरेक्ट उस पर तकदीर में चला जाए तो फिर तो उसमें इजाफा नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात ये है कि उसके फूलने के बाद भी इसमें तकदीर पैदा हो जाती है तो वो कैंसर में चला जाता है। इससे निकलने वाले हार्मोन जिसको थायरॉक्सिन कहते हैं वो भी नाकस हो जाता है। अब बात को मजीद आसान लफ्ज़ों में नज़रिया सलासा के मुताबिक और अरबा के मुताबिक हम बयान करेंगे ताकि जो नज़रिया वाले साथी हैं वो भी इसको समझ सकें। नज़रिया बहुत अज़ा के मुताबिक ये उज़लाती तहरीक और गुद्दी तस्कीन का मर्ज़ है, जबकि अरबा के मुताबिक मैं आपको बता चुका हूँ कि ये गुद्दी उज़लाती में इसकी सोजश शुरू होती है, गुद्दी साबी में इसके अंदर वरम आता है, फिर असाबी मुखाती में ये जो बरगमी मिजाज है उसमें इसके अंदर तरशो या तस्कीन पैदा होती है और फिर आगे सुदावी मिजाज सर्द खुश्क में जाके इसके अंदर तकदीर पैदा होती है या कैंसर यह पैदा होता है। तो और हरारत असलिया के कम होने से ये मर्ज लाक होता है। ये मर्ज इन इलाकों में ज़्यादा होता है जहाँ पर पीने के पानी में चूने की मिकदार ज़्यादा होती है या उसमें आयोडीन की कमी होती है। मरीज़ के खून में चूना और कैल्शियम जमा होना शुरू हो जाता है और उसका अखराज और तादील नहीं हो पाती, जिसकी वजह से गले के गुदद फूल जाते हैं और आप इसे गिलड़ का मर्ज कहते हैं। इस गुदद के दो हिस्से होते हैं। अगर ये अंदर की तरफ बढ़े तो नरखरे के उजलात पर दबाव पड़ने से सांस की तंगी पैदा होती है और अगर बैरूनी तरफ बढ़ना शुरू करे तो देखने में बदनुमा होता है, लेकिन दिल को ऑक्सीजन मिला खून भी सप्लाई कम होता है। जब इसका फेल खराब होता है तो बदन में आयोडीन की कमी हो जाती है, जिसे दीगर तरीकों से पूरा किया जाता है, यानी आयोडीन वाला नमक वगैरह भी तजवीज़ किया जाता है। अगर ये गुद्दा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हो तो ऑपरेशन ही करवा लेना बेहतर होता है, लेकिन अगर ये इब्तदाई स्टेज पर हो
تو متزائل علاج کریں، انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ تحلیل ہو کے اپنی جگہ پہ، یہ ایک قسم کا ورم ہی ہے جس کو تحلیل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تریاق غدد کی دو گولیاں 3 وقت دیں، اور حب سرس 2 گولی، یہ تریاق غدد جو ہے یہ نزلہ ثلاثہ کا نسخہ ہے، حب سرس 2 گولی 3 وقت دیں، اور معجون دبیض الورد ایک ٹی سپون صبح شام دیں۔ باقی ملین مسل تریاق مریض کی برداشت کے مطابق، یا اگر اس کو قبض وغیرہ ہے یا اس کی دیگر علامات کے مطابق اس کو آپ نے دینا ہے۔ غدی اعصابی شدید کا نسخہ نوٹ کر لیں: سنڈ 50 گرام، نشادر 20 گرام، مرچ سیاہ 10 گرام، اس کا صفوف بنا کے نخودی گولیاں بنا لیں۔ اب حب سرس کا نسخہ نوٹ کر لیں، اس میں تخم سرس جو ہے وہ 100 گرام ہے، رائی 50 گرام ہے، گندک آملہ سار 50 گرام ہے، ان کو پیس کر نخودی گولیاں بنا لیں یا 500 ملی کے کیپسول بھر لیں۔ تریاق غدد کا نسخہ بھی نوٹ کر لیں، اس میں گندک آملہ سار، شیر مدار کے پھول، گل اشر اور سہاگا بریاں، یہ تین چیزیں ہیں، یہ سب برابر وزن ہیں، ان کو بھی پیس کر ان کے بھی 500 ملی کے کیپسول یا نخودی گولیاں بنا لیں، تو ان کو استعمال کروائیں، انشاءاللہ یہ آپ کا مریض اس مسئلے سے نکل آئے گا۔ اس کے ساتھ اجازت، والسلام۔